हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 5 की, और ये है इसका पार्ट 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज की जो हमारे इंडिया के हैं। और इसका ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुका है जिसमें हमने लैंड रिसोर्सेज की बात की थी, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो ये जो चैप्टर है ये आता है हमारा इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी वाली बुक से। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर में क्या रिलेशन है। लैंड रिसोर्सेज इज मोर क्रूशियल टू द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, कि जितनी भी पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एक पार्ट है वो है लैंड रिसोर्सेज की। लैंड जो है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर इज प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी, क्योंकि जो हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हम एग्रीकल्चर या फिर हमारी हंटिंग होगी, गैदरिंग होगी, ये सारी एक्टिविटी जो है वो लैंड बेस्ड होती हैं, जिनमें लैंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अनलाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज से। क्योंकि सेकेंडरी जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं या हमारी टर्शियरी एक्टिविटीज होती हैं उनमें लैंड के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लेबर हो गई या फिर कैपिटल। तो यहाँ पर लैंड तो चाहिए ही होगा, लेकिन ये प्योरली लैंड बेस्ड नहीं होते, जबकि एग्रीकल्चर जो है प्योरली लैंड बेस्ड एक्टिविटी है। इन अदर वर्ड्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इन एग्रीकल्चरल आउटपुट इज मोर कंपेयर टू इज कंट्रीब्यूशन इन द आउटपुट्स इन अदर सेक्टर, क्योंकि लैंड है उसी से ही हमें सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका आउटपुट मिलेगा। लेकिन सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं या टर्शियरी एक्टिविटीज हैं उनमें लैंड से डायरेक्ट कोई भी हमें आउटपुट नहीं मिलता। दस लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं वो रूरल एरियाज में होती हैं, और अगर वहां पर हमारे पास लैंड जो है वो अच्छा नहीं है तो ये डायरेक्टली रूरल एरियाज को जो है इम्पैक्ट करेगा, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगी, पॉवर्टी। सेकेंड है क्वालिटी ऑफ लैंड हैज ए डायरेक्ट बियरिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर विच इज नॉट ट्रू फॉर अदर एक्टिविटीज, कि जो लैंड है वहां से जितनी भी प्रोडक्टिविटी होगी वहीं से ही उतना ही हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा उस लैंड से। तो अगर उस लैंड की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है तो वहां से क्या होगा, हमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्टिविटी भी जो है वो ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतनी ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, और क्वालिटी के साथ ही जो प्रोडक्टिविटी है और जो प्रॉफिट है उसमें डिक्लाइन आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है इन रूरल एरियाज असाइड फ्रॉम इट्स वैल्यू एज ए प्रोडक्टिव फैक्टर लैंड ओनरशिप हैज अ सोशल वैल्यू, कि गाँव में हम जब देखते हैं कि जिसके पास लैंड होता है, ज्यादातर जमीन होती है, उसको हम बहुत ही उसकी सोशल वैल्यू जो है, एक सोशल स्टेटस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एंड सर्व्स एज अ सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट, नेचुरल हैजर्ड्स, फॉर लाइफ कॉन्टिजेंसीज एंड ऑल्सो एड्स टू द सोशल स्टेटस, की सोशल स्टेटस तो बढ़ता ही है, उसके साथ क्या हो जाता है, अगर आपके पास एक लैंड है, आपके पास एक जमीन है, तो वो आपके पास क्या काम करेगी, एक सिक्योरिटी का काम करेगी, कि कल को आपको कोई भी चीज की अगर कोई आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल, तो आप उसको एज ए सिक्योरिटी रखकर आप जो है वो लोन ले सकते हो, या जो आपके लिए क्रेडिट का काम करती है, आप उससे कुछ भी जो उसको बेचकर पैसे ले सकते हो। तो आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो जो लैंड है वो बहुत ही बड़ी सिक्योरिटी होती है आपके पास किसी भी रूरल एरिया में। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, ये जो दो चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, तो कितना प्रोडक्शन करते हैं और कितना ज्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं, इनको हम इंक्रीज कर सकते हैं टू वेज में। दो वेज क्या है, बाय एक्सपेंडिंग द क्रॉप्ड एरिया एंड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग, कि या तो हम एरिया जो है उसको इंक्रीज कर दें, कि हमने एरिया जो था हमारे पास अगर 10 एकड़ था उसको हमने 20 एकड़ कर दिया, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो इंटेंसिटी है एक ही एरिया पर बार बार क्रॉप्स लगाकर हम क्या कर सकते हैं, उसी 10 एकड़ से जो है वो हम डबल उसकी जो है वो प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, या तो आप अपने एरिया को एक्सपेंड कर लो या आप अपनी जो इंटेंसिटी है क्रॉपिंग की उसको इंक्रीज कर लो। सिंस मच ऑफ द फिजिकल सुटेबल लैंड फॉर कल्टिवेशन इज ऑलरेडी अंडर प्लो, देयर इज अ लिटिल स्कोप फॉर एक्सपेंशन ऑफ नेट सोन एरिया। तो जैसे हमने लैंड रिसोर्सेज से पहले जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी, कि लैंड रिसोर्सेज जो है वो
कल्चरलेबल जो हमारा लैंड था, जहाँ पर हम अपना जो 5 साल का वेट करते थे, वो लैंड क्या हुआ, वेट के चक्कर में यहाँ पर डेवलपमेंट शुरू हो गई, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया। उस वजह से क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड था वो उसमें जो है वो डिक्लाइन आ गया। तो अब इससे ये तो समझ में आता है कि जो एरिया है वो ऑलरेडी जितना हमारे कल्टीवेशन के अंडर है उतना ही है, उसको हमें एक्सपैंड करना जो है वो इतना इजी नहीं है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, वो है इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग, कि हमें जो क्रॉप्स है उसी लैंड पर ही हमें उसको इंटेंस लेवल पर करना पड़ेगा। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया इनटू 100, के जितना भी हमारा एरिया है, टोटल क्रॉप्ड एरिया जहां पर क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जा रही हैं, और ऊपर से नेट सोन एरिया कि टोटल कितना हमारे पास कल्टीवेबल लैंड है जिस पर हम कुछ भी जो है ग्रो कर सकते हैं, इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, टोटल क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया इनटू 100। Advantage of later kind of technology is that along with the increasing output from limited land, कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए क्या करोगे, उसी छोटी से लैंड से जो वहां की एक लिमिटेड आउटपुट हुआ करती थी उसको जो है आप लैंड से इंक्रीज कर दोगे। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेज द डिमांड फॉर लेबर सिग्निफिकेंटली, क्योंकि जब आपके पास एक लैंड होगा वहां पर आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे या कुछ भी ग्रो करोगे, तो आपको उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए क्या है, लेबर भी चाहिए होगी। एंड फॉर अ लैंड स्केर्स अबाउट लेबर अबंडेंट कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर लेबर जो है वो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अबंडेंट लेवल पे है, हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज डिजायरेबल नॉट फॉर द full or utilization of land resources but also for reducing unemployment in rural एरियाज। अगर रूरल एरियाज में हमारे पास कोई भी एरिया है, कोई भी लैंड है जिसके ऊपर हमने जो है वो क्रॉप लगानी है, तो यहाँ क्या होगा, इस क्रॉप को लगाने के लिए हमारे पास लेबर लगेगी जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करेगी। तो इससे क्या होगा, किसी भी रूरल एरिया में डायरेक्टली जब इस लेबर को जो है वो काम मिलेगा, उसको पैसे जब वो कर पाएगा, तो वहाँ क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी या थोड़ी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, की कौन कौन से ऐसे सीजन्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो कल्टीवेट की जाती है, और इसमें हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स, और वो भी नदर्न और सदर्न को डिवाइड कर कर। तो क्रॉपिंग सीजन्स में सबसे पहले हमारे पास आता है खारिफ, जो मिड जून से सितंबर तक चलता है, और इसके बीच में हम क्या उगाते हैं, राइस, कॉटन, बाजरा, मेज, जवार एंड तुर। तो यहाँ पर क्या है, सदर्न स्टेट्स में क्या होता है, राइस, मेज, रागी, जवार एंड ग्राउंड नट। तो यहाँ पर आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ये जो डिफरेंस आता है वो आता है यहाँ के फिजिकल फैक्टर्स से, कि हो सकते हैं यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस, या फिर यहाँ का रिलीफ, या फिर यहाँ की जो रेनफॉल है या टेम्परेचर जो वेरिएशंस हैं, ये हमारी आ जाती हैं क्लाइमेट के अंडर। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है राबी। तो राबी जो होते हैं वो अक्टूबर से मार्च में ग्रो किए जाते हैं। जैसे इन दिनों में अगर आपको देखा होगा कि वीट बहुत ज़्यादा ग्रो है और ये हार्वेस्ट का टाइम आ चुका है, अब यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ग्राम, रेप सीड्स एंड मस्टर्ड, बार्ले, और वैसे ही सदर्न स्टेट्स में क्या है, राइस, मेज, रागी, ग्राउंडनट एंड जवार। तो ये सारे जो हमारे क्रॉप्स हैं इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती है। उसके बाद आते हैं ज़ैद। तो ये जो हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं खारिफ वाले समर सीजन के, ये जो है हमारे समर सीजन के हैं, ये हमारे विंटर सीजन के हैं, और ये हमारी वो वेजिटेबल्स हैं जो हम अप्रैल टू जून, जो यहाँ में गैप आता है उसके बीच में जो हम जून से लेकर अप्रैल से लेकर जून तक जो है ये क्रॉप्स ग्रो करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फोडर, राइस, वेजिटेबल्स एंड फोडर्स। तो राइस क्यों, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं हमारे वो एक ट्रॉपिकल स्टेट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है, इसी वजह से हम थ्रू आउट द ईयर जो है यहाँ पर राइस ग्रो कर सकते हैं। और वैसे ही जो हमारे नदर्न स्टेट्स हैं यहाँ पर जो है वो टेम्परेट सब ट्रॉपिकल, या हम टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट जो बोले, तो इस वजह से यहाँ पर राइस, वीट और वेजिटेबल्स, हम तीनों सीजन्स में अलग अलग टाइप के क्रॉप्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, की कितने टाइप की फार्मिंग जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स, कि कितने ज़्यादा मॉइस्चर वहाँ पर उस क्रॉप को चाहिए और किस इन्वायरमेंट में जो है वो हम उसे ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पर कितनी ज़्यादा रेन होगी। तो ये जो फार्मिंग है इनको हम दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज इरिगेटेड, जिसके बीच में हमारे पास आ जाता है प्रोडक्टिव एंड
प्रोटेक्टिव। वैसे ही रेनफेड जो है उसमें हमारे पास, जिसको हम बरानी भी बोलते हैं, रेनफेड में हमें मिल जाएंगे ड्राई लैंड कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, और एक हमारे पास आ जाएंगे वेटलैंड जो कि बहुत ज़्यादा स्वैम्पी एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। जो कैटेगरी हमारे पास है फार्मिंग की वो है इरिगेटेड फार्मिंग, और ये जो है वो डिफरेंट हम देखते हैं ऑन द नेचर ऑफ द इरिगेटेड फार्मिंग एज वेल एज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इरिगेशन, की किस ऑब्जेक्टिव से जो है वो हम इरिगेशन फैसिलिटी, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो किस बेसिस पे होगी। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टिव इरिगेशन इज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है प्रोटेक्टिव, की जो यहाँ पर क्रॉप्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल में जो मॉइस्चर है, जो उसका एक वाटर लेवल होता है वो बहुत कम होता है, सॉइल में जो मॉइस्चर है वो बहुत कम है, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स को यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, विच ऑफन मीन्स दैट इरिगेशन एक्ट्स एज सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर ओवर एंड अबव द रेनफॉल। अगर कोई भी ऐसी क्रॉप है जिसको एक्सट्रीम जो रेनफॉल चाहिए, तो अगर उतनी रेनफॉल नहीं हो पाती तो उसको एक प्रोटेक्टिव इरिगेशन फैसिलिटी दी जाती है, जो एक सप्लीमेंट्री इरिगेशन फैसिलिटी होती है, ताकि जो एक सॉइल का मॉइस्चर लेवल है वो उस क्रॉप के अकॉर्डिंग जो है वो मेंटेन किया जा सके। वैसे ही सेकंड हमारे पास है प्रोडक्टिव इरिगेशन। तो प्रोडक्टिव से क्या होता है कि हम कुछ ना कुछ ज्यादा लेवल का प्रोड्यूस करने वाले हैं, इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। कि किसी भी लैंड पर जब हमने कुछ भी ग्रो किया है, अगर उस सॉइल के पास जो है वो इतनी ज्यादा मॉइस्चर अवेलेबल नहीं है, तो उसको जो हम है वो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है हम उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे थ्रू इरिगेशन फैसिलिटीज। एंड नेक्स्ट हमारे पास है रेनफेड एरिया। तो रेनफेड फार्मिंग इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेसी ऑफ सॉइल मॉइस्चर ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन इनटू ड्राई लैंड एंड वेटलैंड। तो ये जो दो फार्मिंग्स हैं इन इंडिया, द ड्राई लैंड फार्मिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस देन 75। तो जितने भी हमारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर लेस देन 75 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होती है, वहां पर हम जो है वो कौन सी फार्मिंग करते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग। दीज रीजन्स ग्रो हार्डी एंड ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स सच एज रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम एंड गोड, फूडर क्रॉप्स, एंड प्रैक्टिसेस वेरियस मेजर्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कि ये जो एरियाज हैं यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्रॉप जो है वो ग्रो की जाती हैं, जिनको इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए होता, ये कोई भी ड्राई रीजन में जो है वो सरवाइव कर सकती हैं। तो यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स होंगी हमारे पास, रागी, बाजरा, मूंग। इसलिए ये जो सारे क्रॉप्स हैं आपको ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज में लोग खाते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ का जो मेन फूड है जो वो ग्रो कर पाते हैं वो यही सारी क्रॉप्स हैं। इन वेटलैंड फार्मिंग रेनफॉल इज इन एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। क्योंकि यहाँ पर जो है वो वेटलैंड से ही समझ आ रहा है कि वेट मतलब बहुत ज्यादा गीला, जहाँ बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है। तो रेनी सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं वो हम वेटलैंड फार्मिंग के अंडर करते हैं। सच रीजन्स में फेस फ्लड एंड सॉइल इरोजन हजार्ड्स। तो यहाँ क्या होता है, अगर आपके पास ये सॉइल है तो जब बहुत ज्यादा बारिश इस पर पड़ती है तो जो इसकी फर्स्ट लेयर होती है इसको यहाँ से हटा देती है, अपने साथ जो है वो बहाकर पानी जो है वो ले जाता है। इसको हम बोलते हैं इरोजन। जब हम फर्स्ट लेयर, जो हमारी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है, उसको जो है पानी इरोड कर कर अपने साथ ले जाता है। तो इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है, जहां पर क्रॉप्स जो है वो ग्रो करनी टफ हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर या तो हमें फ्लड सिचुएशन देखने को मिलेगी या फिर सॉइल इरोजन। दीज एरियाज ग्रो वेरियस वाटर इंटेंसिव क्रॉप सच एज राइस, जूट एंड शुगर केन। तो जूट भी जैसे हमें पता है, राइस के साथ जूट एक ऐसा क्रॉप है जिसको हम बहुत ज्यादा ऐसे एरियाज में उगाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रेन होती है। और वैसे ही शुगर केन को भी जो है वो बहुत ज्यादा रेन चाहिए होती है। प्रैक्टिसेस एक्वाकल्चर इन द फ्रेश वाटर बॉडीज। वैसे ही वेटलैंड एरिया जो फार्मिंग होती है उसमें हम एक्वाकल्चर, जो हमारी फिशिंग वगैरह है, वो भी कर सकते हैं। हमारे पास आते हैं फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स में जो क्या है, दीज आर द इम्पोर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्योंकि ये जो सारी ग्रेन्स हैं यही एक बहुत बड़ा बैकबोन बनती है हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, विच कंस्टिट्यूट अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। की 2/3 जो हमारा एरिया है वो सिर्फ टोटल क्रॉप्ड एरिया के अंदर आता है हमारे इंडिया का जो लैंड यूज है। फूड ग्रेन्स जो है इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेन, की उन जो हमारे
जो ग्रेन्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, कि क्या उनमें कोई फाइबर्स हैं या उनके बीच में कोई पल्सेस हैं या फिर हमारे सीरियल्स हैं। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया रैंक्स थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स आफ्टर चाइना एंड यूएसए। तो सीरियल अगर हम चाइना और यूएसए के बाद देखें तो इंडिया का रैंक जो है वो थर्ड है इन प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस करता है। इंडिया प्रोड्यूसेस 11% ऑफ द वर्ल्ड एंड कवर्स अबाउट 54% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया, कि इंडिया के टोटल एरिया में से 54% जो है वो सीरियल्स ग्रो करता है अपने एग्रीकल्चरल लैंड पे, और 11% जो है वो पूरे वर्ल्ड में प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट हमारे पास जो सीरियल है वो है राइस। राइस इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप फॉर इंडिया विच फीड्स मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, की इंडिया की 50% प्लस जो हमारी पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं राइस पे डिपेंडेंट है। इंडिया रैंक्ड सेकंड विद द प्रोडक्शन नियरली 22 आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, कि इंडिया का जो रैंक है राइस प्रोडक्शन में वो है सेकंड नंबर पे आफ्टर चाइना, और अराउंड 22% जो है वो ये पूरे वर्ल्ड में राइस जो है प्रोड्यूस करता है। और स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश आर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया, की जो हमारे ये वाले 3 स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, ये बहुत ज्यादा राइस प्रोड्यूस करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर स्टेट्स और रीजन्स of the India, and northwestern and in Himalayan regions it is grown as kharif crop, क्योंकि जो राइस एक खारिफ क्रॉप है, and whereas in West Bengal farmers grow these crops of rice as ओस, अमान एंड बोरो। तो ये जो 3 इसकी स्पीशीज हैं जो वेस्ट बंगाल में ग्रो की जाती हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। बात करते हैं राइस को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो है वो हमें चाहिए होती हैं। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो राइस जो है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है जहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल हमें चाहिए होती है, एंड ग्रोन वेयर द एवरेज टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन इज बिटवीन 20 to 27। तो राइस ग्रोइंग के लिए जो टेम्परेचर, एक आइडियल टेम्परेचर हमें चाहिए होता है वो होता है 20 to 27 जब हम उसको ग्रो करने के लिए लगाते हैं। एंड अबंडेंट सनशाइन इज एसेंशियल ड्यूरिंग द 4 months ऑफ द ग्रोथ, कि पहले 4 महीने जब इसको हम ग्रो करने के लिए लगाते हैं तो उस टाइम पर हमें जो है अबंडेंट सनशाइन चाहिए होती है, डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, एंड द मिनिमम टेम्परेचर शुड गो बिलो 15 डिग्री, की आप 20 to 27 तो आपको चाहिए लेकिन बिलो 15 नहीं जानी चाहिए। उसके बाद रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल ये पैडी क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, तो इसी के लिए इसको जो मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट है वो है 115, मतलब 115 सेंटीमीटर तो होनी ही चाहिए, लेकिन जो एवरेज रेनफॉल है वो होनी चाहिए 175 to 300 सेंटीमीटर। तो ये जो रेनफॉल का अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे ट्रॉपिकल क्रॉप बोलते हैं क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होती है। और सॉइल की बात करें तो क्लेई लोम सॉइल, क्योंकि यहाँ पर जो है क्लेई सॉइल चाहिए होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो वाटर कंटेंट जो है सॉइल में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए मॉनसून लैंड में जो है इसको हम बेस्ट कंसीडर करते हैं फॉर राइस कल्टीवेशन, एज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज वेरी हाई, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। तो 3 जो है वो हमें पता है कि हमारे पास पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और वेस्ट बंगाल है। ये 3 जो है वो सबसे ज्यादा मेजर जो एक ग्रोइंग स्टेट्स हैं, और उसके बाद हमारे पास आते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, उसके बाद हमारे पास आते हैं इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। तो ये सारे स्टेट्स अगर आप इसको याद रखने दो तो आप ये ऐसे एक जो है एंगल याद रख सकते हो कि इस एंगल पे जो है ये सारे जो एरियाज हैं वो हमारे राइस ग्रोइंग एरियाज हैं। हमारे पास है वीट, एंड इंडिया शेयर 12% ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, की ये 12% जो हमारे पास वीट प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड का ये इंडिया करता है अपने 14% ऑफ क्रॉप्ड एरिया पर, एंड अबाउट 85% ऑफ द एरिया कम्स अंडर द इंडो गंगेटिक प्लेन, मालवा प्लेटू एंड हिमालयज इन नदर एंड सेंट्रल प्लेन्स ऑफ द कंट्री। तो ये जो 14% है इसका भी 85% जो शेयर है वो सिर्फ इंडो गंगेटिक प्लेन और मालवा प्लेट्यू और हिमालयस का है। एंड द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये वो सारे हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जहां पर हमें जो है मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है, कि ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी, कि यहाँ पर हमें सारे सीजन जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं।
इसी वजह से हम यहाँ पर राइस भी ग्रो कर सकते हैं, वीट भी और बाकी अपने ज़ैद क्रॉप्स भी। तो यहाँ पर जो मेन हमारे पास जो एरियाज हैं वो है नदन, और वैसे ही इसकी जो कंडीशंस हैं जो हमें वीट ग्रो करने के लिए चाहिए होती हैं, तो उसमें टेम्परेचर जो है वो इसकी स्टार्टिंग में जो एवरेज टेम्परेचर है वो होना चाहिए, हॉटेस्ट मंथ शुड बी नॉट एक्सीड 20 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसे जो विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, क्योंकि 20 डिग्री से ज़्यादा इसको टेम्परेचर जो है वो नहीं चाहिए होता। फ्रॉस्ट फ्री पीरियड ऑफ 100 डेज इज यूजली रिक्वायर्ड, बट सम फास्ट राइपनिंग वेराइटीज में मेच्योर ओनली इन 90 डेज। कि इसके स्टार्टिंग के 100 डेज जो है उसमें कहीं पर भी जो है वो फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब जो धुंध होती है, जो जम जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। एंड रेनफॉल, वीट इज ऑल्सो ग्रोन इन एरियाज हैविंग लेसर अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। इसे विंटर्स में ग्रो किया जाता है, तो विंटर रेनफॉल जिसको थोड़े टाइम के लिए रिक्वायर्ड होती है, बट अगर हम अप्रैल में बोलें हार्वेस्टिंग के टाइम पे जो रेनफॉल है वो इसको बहुत ज़्यादा खराब भी कर सकती है। तो मिनिमम जो इसकी जाती है लेसर अमाउंट 25 सेंटीमीटर में भी जो है वो वीट ग्रो कर सकते हैं। दिस हैज़ बीन डन बाय अडॉप्टिंग ड्राई फार्मिंग मेथड। के ड्राई फार्मिंग मेथड के अंडर हमने ऐसी टेक्निक्स ले ली, ऐसे ऐसे हमने सीड्स ग्रो कर लिए, जिसकी वजह से हम लेस रेनफॉल में भी जो है वीट प्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड इरिगेशन फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल, वीट इज कल्टिवेटेड इन ड्राई लैंड्स ऑल्सो। क्योंकि यहाँ पर जो है वो ड्राई लैंड में जब हम इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाएंगी, वाटर अवेलेबल हो जाएगा, तो हम इसे कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। और इसके वीट के लिए जो हमें सॉइल चाहिए होती है वो होती है लाइट क्ले लूम, और इसको हम जो है डेजिटियस फॉरेस्ट रीजन में भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और ये जो हमारे एरियाज हैं, हमारे जहाँ पर हम वीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे एरियाज हैं ये सारा उत्तराखंड, जितना भी हमारा ये नदन पार्ट है, जितना भी हमारा नदन स्टेट्स हैं, या फिर हम बोले कि जो हमारा ये टेम्परेट रीजन्स हैं जहाँ पर हम विंटर्स में जो है वो वीट को ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास है ज्वार, एंड इट इज ग्रोन इन अबाउट 5.3% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। की इंडिया का 5.3% जो एरिया है वो वहाँ पर ज्वार जो है वो हम ग्रो करते हैं। और महाराष्ट्र जो है इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इन इंडिया। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारे ज्वार का, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। एंड द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार आर सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट्स लाइक कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। और कौन कौन से ऐसे कंडीशंस की रिक्वायरमेंट जो होती है ज्वार को ग्रो करने के लिए, वो होती है बोथ एज खारिफ एंड एज राबी क्रॉप। एंड as kharif crop it is grown well in areas having mean monthly temperature of 26 to 33 कि 26 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसकी एवरेज रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की। एंड रेनफॉल की बात करें तो मोर देन 30 सेंटीमीटर जो इसको रेनफॉल है वो ग्रोइंग पीरियड में चाहिए होती है, लेकिन 100 से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और सॉइल की बात करें तो लूमी एंड सैंडी सॉइल, क्योंकि एक डेजर्टिक एरिया में भी हो सकता है जहाँ पर मिनिमम जो यहाँ पर रेनफॉल है वो 30 सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए सैंडी सॉइल में भी जो है इसको हम ग्रो कर सकते हैं। क्ले, डीप रेगर जिसको हम बोलते हैं ब्लैक सॉइल, एंड ऑल्सो एल्यूमिनियम आर द बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर ज्वार। हमारे पास है बाजरा, जो कि एक हार्ड क्रॉप है और इसको उगाने के लिए हमें चाहिए होता है हॉट एंड ड्राई वेदर, जहाँ पर हमारे पास चाहे अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर भी जो हम बाजरा को है वो ग्रो कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमें नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ कंट्री में जो है वो ग्रो करते हुए दिखते हैं। एंड विच रेजिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ड्राउट इन दीज रीजन्स, क्योंकि हार्ड क्रॉप है तो ड्राई रीजन्स या ड्रॉट जो एक कंडीशंस होती हैं उनसे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। इट इज़ कल्टिवेटेड अलोन एज वेल एज पार्ट ऑफ मिक्सड क्रॉपिंग, कि या तो इनको हम अकेले पूरे फील्ड पर ग्रो कर सकते हैं या ये मिक्स्ड फार्मिंग में भी है दूसरे क्रॉप्स के साथ ग्रो की जा सकती हैं। एंड दीज कोर्स सीरियल ऑक्यूपाइज अबाउट 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया। की टोटल एरियाज में से 5.2 क्रॉप्ड एरिया जो है वो बाजरा के अंडर आता है। एंड लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बाजरा आर महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। एंड रेन फेड क्रॉप होने की वजह से जो है इसका हाई लेवल ऑफ क्रॉप लो इन राजस्थान एंड फ्लक्चुएट्स अ लॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर। की रेनफॉल पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप की रेनफॉल कंडीशंस उस ईयर में रही हैं, उसी हिसाब से इसका जो प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो होती रहती है विद टाइम एंड विद रेनफॉल कंडीशंस। मेज, जिसको हम बोलते हैं मक्का। एंड मेज इज फूड एज वेल एज फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप मतलब जो बहुत सारे केटल्स या हम पिग्स वगैरह को खिलाने के लिए भी जो है ये वो ग्रो किया जाता है। एंड ग्रोन अंडर सेमी एरिड क्लाइमेटिक
कंडीशन। सेमी एरिड क्या होती है कि ना ही तो पूरा एरिड मतलब बिल्कुल डेजर्टिक कंडीशंस भी नहीं है, बट सीजनली वहां पर जो है वो रेनफॉल होती है। एंड दीज क्रॉप्स occupies about 3.6% of total cropped area and maize cultivation is not concentrated in any specific region। कि अगर आप कोई इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो है वो हम मेज को नहीं ग्रो करते, इसको हम ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मेज इज द स्टेट्स कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये सारा जो सेंट्रल इंडिया है या हम तेलंगाना और कर्नाटका की बात करें, इन रीजन्स में जो है वो हम मेज को इजीली ग्रो कर सकते हैं। एंड यील्ड लेवल ऑफ मेज इज हायर देन अदर कोर्सेज, क्योंकि इसको हम पूरे थ्रू आउट द कंट्री इसको हम जो है ग्रो कर सकते हैं और इसके लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशंस भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, इसलिए इसका जो हमारे पास यील्ड लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। एंड इट इज़ हाई इन सदर्न स्टेट्स एंड डिक्लाइंस टुवर्ड्स सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे पास है पल्सेस। तो पल्सेस में आपके पास आ जाते हैं आपके राजमा या आपकी बहुत सारी दालें या फिर आपके चने। तो ये जो है बहुत ही रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स होते हैं हमारे डाइट में, जिसको बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रो किया जाता है। और इनकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि ये जो है लिग्यूम क्रॉप्स होती हैं जो इंक्रीज करते हैं नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस सॉइल में जो हमारे जो ग्राउंड के साथ इनकी नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है उसकी वजह से जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की इंक्रीज हो जाती है बाय ग्रोइंग द पल्सेज। इंडिया इज द लीडिंग producer of pulses in the world. Sign of pulses in countries largely concentrated in drylands of Deccan and central plateaus and northwestern parts of India। तो ये जो हमारा एरिया है ये ज़्यादातर हमारा आता है सेंट्रल इंडिया में। एंड 11% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन कंट्री इज अंडर पल्सेस की 11% एरिया पर जो है वो पल्सेस ग्रो की जाती है, जैसे ग्राम एंड टूर आर द मेन पल्सेस कल्टिवेटेड इन इंडिया। पास है ऑयल सीड्स। कौन से ऐसे सीड्स होते हैं जिनसे हम कोई ना कोई तरह का ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल या फिर हमारा सनफ्लावर ऑयल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, पीनट हमारे पास ऑयल होता है ग्राउंड नट ऑयल। तो ये जो ग्राउंड नट ऑयल है इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 16.6% ऑफ टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। कि 16.6% जो टोटल हमारे पूरे वर्ल्ड में ग्राउंड नट प्रोडक्शन है वो हमारा होता है इंडिया से। एंड इंडिया कवर्स 3.6% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया। और कंट्री के कौन कौन से पार्ट्स में जो ये ग्रो किया जाता है, दैट आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। गुजरात जो है वो एक लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे ग्राउंड नट का। वैसे ही रेपसीड एंड मस्टर्ड, दीज ऑयल सीड्स टुगेदर ऑक्यूपाई अबाउट 2.5% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। एंड राजस्थान कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 1/3 प्रोडक्शन, while other leading producers are हरियाणा एंड मध्य प्रदेश। हमारे पास है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कौन से होते हैं जिनसे हम कुछ भी क्लोथ्स बना सकते हैं, जिनमें रेशे होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉटन। एंड कॉटन इज अ ट्रॉपिकल क्रॉप जिसको ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है वो रेन चाहिए होती है, वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। एंड ग्रोन इन खारिफ सीजन इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ द कंट्री। खारिफ सीजन कौन सा होता है, जो हमारे समर्स में होता है, जून टू सितंबर। एंड इंडिया रैंक सेकेंड इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। तो इंडिया का जो रैंक है वो है सेकंड टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। कॉटन ऑक्यूपाइज अबाउट 4.7% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। और इसको ग्रो करने के लिए हमें कौन सी सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल है जूट। एंड जूट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कोर्स क्लॉथ, बैग्स एंड सैक्स, डेकोरेटिव आइटम्स। इट इज अ कैश क्रॉप इन वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो ग्रो की जाती है डेल्टा एरिया में। जो हमारा सुंदरबन डेल्टा है वो वेस्ट बंगाल के साथ आता है, इसी वजह से यहाँ पर वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से यहाँ का वेस्ट बंगाल का ये एक कैश क्रॉप है। एंड अबाउट 3/5 of the jute production of the world is produced in India. West Bengal accounts for more than about 3/4 of the production in the country. And Bihar and Assam are also jute producing and growing areas in India. क्योंकि यहाँ पर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जूट को ग्रो करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो है सबसे ज़्यादा हमें वाटर अवेलेबल चाहिए होती है। वाटर की अवेलेबिलिटी ही सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जूट की प्रोडक्शन के लिए।
है शुगर केन। और शुगर केन क्या होता है? हमारा गन्ना, जिससे हम अपनी जो शुगर है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एरियाज, इसको भी बहुत ज्यादा रेन चाहिए होती है, ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो करता है। अंडर रेन फेड कंडीशन इट इज कल्टिवेटेड इन सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ह्यूमिड जहां पर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती हो, मॉइस्चर होता हो सॉइल में। बट इट इज लार्जली एन इरिगेटेड क्रॉप इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लेवल पे जो है वो इसे ग्रो किया जाता है। और सबसे ज्यादा जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारे उत्तर प्रदेश में। एंड इंडो गैंगेटिक है टी, जिसको हम बोलते हैं चाय, एंड इट इज अ प्लांटेशन क्रॉप, क्योंकि यहाँ जो हमारे पास फार्मिंग होती है ये प्लांटेशन होती है, इसको हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में जो है वो ग्रो किया जाता है। एंड ब्लैक टी लीव्स आर फर्मेंटेड वेयर एज द ग्रीन टी लीव्स आर unfermented, and Assam accounts about 53.2% of the total cropped area in country and contributes more than half of total population of tea in the country. And West Bengal and Tamil Nadu are other leading producers of tea. अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा टी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो है वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। मेरे पास जो क्रॉप है वो है कॉफी, एंड कॉफी जो है वो बहुत ज्यादा लोग पीना पसंद करते हैं। एंड कॉफी इज ऑल्सो अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप, और इसको भी प्लांट करने के लिए बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर से इसे प्लांटेशन इसकी जो की जाती है। एंड द सीड्स आर रोस्टेड, ग्राउंड एंड यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ बेवरेज, कि इनके जो सीड्स होते हैं उनको पहले जो है वो रोस्ट किया जाता है, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। बट इंडिया प्रोड्यूसेस ओनली 3.7% ऑफ द कॉफी ऑफ द वर्ल्ड एंड रैंक्स 7th आफ्टर ब्राजील, कि इंडिया का जो रैंक है वो है 7th और ब्राजील का रैंक है 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।